नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीलर के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको जाना अपने गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों जरधारी क्लासेस.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट। और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000+ दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीलर 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीलर के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ। यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीलर एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों ये आपके उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है। जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण साबित करेगी, आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस.in। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं। तो एक होता है आपका डिडक्टिव मेथड और दूसरा होता है इंडक्टिव मेथड। तो आइए जानते हैं उनको डिटेल्स में। तो निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड क्या होता है। इसमें आप अपने बच्चे को अगर कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो पहले उस टॉपिक का सिद्धांत देंगे, उसको उसका रूल देंगे, उसके बाद उस टॉपिक को उदाहरण देके उसकी पुष्टि करेंगे। तो ये होता है आपका निगमन विधि। पहले नियम बताएंगे, उसके बाद उदाहरण देंगे। और जो आपका आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड होता है वो डिडक्टिव मेथड की एकदम अपोजिट होता है। इसमें आप अपने बच्चे को अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं पहले उस टॉपिक के बारे में 2-4 एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद उसकी थ्योरी या उसका नियम बताएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल टू रूल ये कहलाता है आपका इंडक्टिव मेथड और रूल टू एग्जाम्पल कहलाता है आपका डिडक्टिव मेथड। तो इसको आप ऐसा भी याद कर सकते हैं। ठीक है, निगमन विधि जहां भी आप पहले सामान्य नियम बताकर बात करेंगे तो नियम से लेगा आपका निगमन और इसके अपोजिट आपका आगमन विधि। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह कथन किससे संबंधित है। देखो, जो विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं ये बात सही है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए जो टीचर है वो अपने बच्चों में ज्ञान का निर्माण करवाता है, ये एकदम गलत बात है। टीचर हमेशा अपने बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, ना कि ज्ञान का निर्माण उनमें करवाता है। क्योंकि जो टीचर है, ठीक है, वो मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा और जो उसका स्टूडेंट है वो ज्ञान का निर्माण कैसे करेंगे, जब वो एक चीज को 1000 बार करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, किसी भी काम को जब वो स्वयं करेंगे तो 1000 बार गलतियां करेंगे, उन गलतियों से वो सीखेंगे और तब जाके वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। तो ये कहलाता है, किससे संबंधित है ये कथन, तो ये संबंधित है हमारे रचनावाद से। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ की शुरुआत में एक शिक्षक विद्यार्थियों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे पहले से क्या जानते हैं। अर्थात जो टीचर है वो अपने बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जानना चाहता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। फर्स्ट है यहाँ पे सत्रांत मूल्यांकन या समेटिव इवोल्यूशन। तो देखो, ये सत्र के बाद किया जाने वाला असेसमेंट है जो आपके सेमेस्टर के एंड में होता है, या आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है उसको बोलते हैं हम समेटिव इवोल्यूशन। इसमें आप अपने बच्चों की कॉपी चेक करेंगे, उसके बाद उनको ग्रेड देंगे और अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने तो अगली क्लास में हो जाएंगे, और नहीं किया है तो आप अपने बच्चों की हेल्प करेंगे उनको पढ़ाने में। तो समेटिव इवोल्यूशन क्या होता है, सत्र के एंड में होने वाला इवोल्यूशन। दूसरा होता है नैदानिक मूल्यांकन। तो ये क्या होता है, जब आप अपने बच्चों में कुछ कमजोरी को ढूंढ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा मैथ्स में कमजोर है तो आपने ऑब्जर्व करना है कि वो मैथ्स में कमजोर है, एक समस्या है, उस समस्या का आप किस प्रकार से समाधान करके उसका निदान करते हैं, वो कहलाता है आपका नैदानिक मूल्यांकन। आप अपने बच्चे की एक परेशानी को ढूंढते हैं, उसका निवारण करते हैं, नैदानिक मूल्यांकन। दूसरा आता है प्री असेसमेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन सी कहलाएगा। ठीक है, अधोसंरचना जांच है प्री असेसमेंट, कि बच्चा
आप अपने बच्चे का पहले प्रीवियस नॉलेज जानना चाह रहे हैं, जो कि सही बात है। अगर आपको यही नहीं पता है कि मेरे बच्चे का लेवल क्या है, प्रीवियस या नॉलेज कैसा है इसका, तो आप आगे जाके उसको पढ़ा ही नहीं पाएंगे। अगर पढ़ाते भी हैं तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये क्या सीखना चाहता है, क्या इसको नहीं आता है, इसका बेस कितना है। तो जब भी आप क्लास में जाएं, आपका सर्वप्रथम काम यही है कि आपको अपने बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जानना है। उसी के आधार पर आप उसको आगे का एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट है निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये क्लास के दौरान किया जाने वाला असेसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। फर्स्ट है छात्र को डांटना और उसे शर्मिंदा करना। ये ऑप्शन गलत होगा। इसमें क्या है, बच्चे का आत्मविश्वास टूट जाएगा और वो जो गलत आंसर दे भी रहा है वो उसको भी नहीं दे पाएगा। अब बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो 10 बार गिरेगा तब जाके वो उठना सीखेगा और चलना सीखेगा। ठीक उसी प्रकार जो छोटा बच्चा है वो नई चीज़ें जब पढ़ रहा है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में वो 1000 बार गलती करेगा, उस गलती से सीखेगा और तब जाके वो अपने टीचर को राइट आंसर बता पाएगा। जो मैंने ऊपर ही बताया है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो इसी प्रकार तो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं ना। 1000 बार गलतियां करेंगे, फिर उनकी जो गलतियां हैं उनसे वो खुद ही सीखेंगे और फिर सीखी हुई गलतियों से अपने ज्ञान का निर्माण भी करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमेशा क्या होगा, गलत होगा। एटलीस्ट बच्चा कुछ तो बोल रहा है ना, गलत भी बोल रहा है तो कम से कम उसमें इतनी हिम्मत है या क्यूरियोसिटी है गलत उत्तर देने की या कुछ प्रश्न पूछने की। तो ये ऑप्शन हमेशा सही है। बच्चा कुछ भी कर सकता है, गलत क्वेश्चन पूछे, सही क्वेश्चन पूछे, वो उसको पूरा फ्रीडम है। और टीचर को क्या करना चाहिए, हमेशा उसकी गलतियों को भी पकड़ना चाहिए, उनका निवारण करना चाहिए, ना कि उनको डांटना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तर को अनदेखा करना और अगले छात्र से पूछना। इसमें भी आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और अगले छात्र से पूछना मतलब आप पिछले छात्र को इग्नोर कर रहे हैं, ये भी गलत होगा। सी है छात्र को सही उत्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए संकेत और सुराग प्रदान करना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आप उसकी गलतियों तक पहुंचने के लिए और उसकी गलतियों को सही पहुंचने के लिए आप एक मार्गदर्शक के रूप में उसकी हेल्प करेंगे। और लास्ट है गलत धारणा को समझना और उसे स्पष्ट करना। ये भी करेक्ट है कि अगर बच्चे को कोई डाउट है, कक्षा 1 का बच्चा, उसको कोई डाउट है उसको, ठीक है, अगर आप उस डाउट को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो वही बच्चा जब नेक्स्ट टाइम वो 2-3 साल बाद वो क्या है कक्षा 5 में जाएगा तो एक का डाउट उसके पास ही रहेगा और 5 में जो टीचर उसको पढ़ा रहा है उसकी जिम्मेदारी तो बिल्कुल नहीं है ना कि अब उसको फर्स्ट का जो डाउट है उसको क्लियर करे। जो तभी बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसी को कहते हैं क्लास के दौरान किया जाने वाला असेसमेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। बच्चा कोई गलत कर रहा है तो टीचर को उसी टाइम उस गलती को पकड़ना चाहिए और उसका समस्या का समाधान भी करना चाहिए। तो जो बच्चे को डाउट अभी है उसका निवारण अभी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो लास्ट है यहाँ पे वो भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे गलत है, यानी कि सी होगा 4 का राइट आंसर। क्योंकि अगर बच्चे का बेस क्लियर नहीं है ना तो आगे जाके वो हमेशा खतरे में रहेगा, हमेशा वो डाउट में उसकी पूरी ज़िंदगी व्यतीत होगी। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है और अच्छा एजुकेशन एक देना चाहिए एक टीचर को अपने बच्चों को। नेक्स्ट है एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन यानी इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट रणनीति में शामिल है। तो स्पष्ट नियम बिल्कुल सही और अपेक्षाएं स्थापित करना ये भी करेक्ट है। सकारात्मक व्यवहार ये भी सही है। छात्रों को सीखने की गतिविधियों में व्यस्त रखना, ये तीनों यहाँ पे क्या है एक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट की रणनीतियाँ हैं। जो यहाँ पे लास्ट है वो गलत होगा। मुख्य रूप से दंडात्मक, जिस भी ऑप्शन में दंड देना या टीचर अपने बच्चे को गलत बोल रहा है, तेज आवाज में बोल रहा, वो ऑप्शन हमेशा क्या होगा गलत होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो रखा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित किया गया है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे RTE, ठीक है, RTE की राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये आया था हमारा 2009 में। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 4 अगस्त 2009 को क्या है ये पारित हुआ था ये, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो RTE जो एक्ट है वो कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था और पारित हुआ था ये 4 अगस्त 2009 को। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई थी RTE में, इसमें कहा गया था 6 से लेके 14 वर्ष
14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना अनिवार्य है या जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। 6 से लेकर 14 तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना किसमें कहा गया था? ये कहा गया था RT एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे NEP 2020 में सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में वर्णित किया गया है? तो प्रतियोगिता और रैंकिंग। तो ये देखो, रैंकिंग में तो रैंकिंग को NEP ने हमेशा नकारा है। इसने क्या कहा है कि बच्चे को क्या है, उसका सर्वांगीण हमको विकास करना है, केवल रैंकिंग देके उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमेशा क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर यहाँ पर समानता और समावेशन। जो NEP 2020 है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देता है कि सभी बच्चों को एक जैसी उसकी नीड के अनुसार एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसका बैकग्राउंड अच्छा है तो उसको अच्छा एजुकेशन देना है, किसका सही नहीं है, अमीरी गरीबी कास्ट ये वगैरह NEP में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है NEP में। नेक्स्ट है शिक्षा का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन में भी इसने क्या है, NEP ने इसको नकारा है। और कठोर पाठ्यक्रम, ये भी क्या है यहाँ पे गलत है, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में भी, क्योंकि पाठ्यक्रम किसके लिए बना रहे हैं? हम बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो हमेशा बच्चा वही चीज़ सीख पाएगा ना जिसमें लचीलापन होगा। तो मैं इतना हार्ड कैरिकुलम बनाएगा तो बच्चे के वो काम ही नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किशोर शिक्षार्थियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है अमूर्त चिंतन की क्षमता। तो ये क्या होगा? यहाँ पे 8 का राइट आंसर होगा। अमूर्त चिंतन की क्षमता किसने दिया? ये पियाजे ने। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आप नोट कर सकते हैं। देखो, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें, उसने क्या कहा था कि जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था कब तक होती है आपकी? 12+ जो एज के बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? किशोरावस्था उनकी एज को कहा जाता है। ठीक है, तो लगभग क्या है, 12 वर्ष की आयु के बाद फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज होती है वो शुरू हो जाती है। और जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, ये किसने दी थी? पियाजे ने दी। उसने बोला है कि यहाँ बच्चा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त चिंतन की अवधारणाओं जैसे न्याय के बारे में सोचेगा, स्वतंत्रता के बारे में बच्चा सोचेगा, कल्पना करेगा, वो इन सब चीज़ों के बारे में वो काल्पनिक स्थितियों पर वो विचार करने और तार्किक रूप से वो तर्क करने में सक्षम हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए फिर क्या होगा? करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट है यहाँ पे माता पिता पर पूर्ण निर्भर, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखो, किशोर जो है ना वो स्वतंत्रता चाहते हैं और निर्भरता को फिर कम होती है। और जो 12+ का जो बच्चा है ना, ठीक है, 13, 14, 15, 16 साल के जो एडोलसेंस जो स्टेज होते हैं उसमें बच्चा थोड़ा ये चाहता है कि मेरे को ज़्यादा रोक टोक ना करें मेरे पेरेंट्स। ठीक है, वो अपने क्या है, जो उसके कलीग होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ वो ज़्यादा घूमना चाहता है, मतलब उसको फ्रीडम चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे गलत होगा। सी, तर्क के बजाय कल्पना पर भरोसा करना, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो किशोर है वो कल्पना का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो तार्किक होती है। लास्ट है खेल के माध्यम से सीखना। तो ये भी क्या है, छोटे बच्चों जैसे प्राइमरी लेवल यानी कि प्राथमिक स्तर की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं? फर्स्ट यहाँ पे अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। सीखने का असली सबूत क्या है? हमारा व्यवहार है। एक टीचर का काम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करना, और व्यवहार में वो परिवर्तन करेगा यानी कि वो अपने बच्चों को कुछ सिखा पा रहे हैं। अधिगम का डिफिनेशन यही है। अधिगम का डिफिनेशन क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। कौशल या सोच में दीर्घकालिक परिवर्तन होता है हमारा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है, ये भी करेक्ट है। हम आमतौर पर कुछ ना कुछ हासिल करते हैं, क्यों करते हैं? कोई हमारा एक मेन उद्देश्य होता है ना, तब जाके हम उस उद्देश्य को पाने के लिए हम लर्निंग करते हैं, हम कुछ सीखते हैं। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्या है? नेक करेक्ट है। सी है यहाँ पे प्रत्येक जीव सीखता है, ये भी सही है। ऐसा नहीं कि केवल जो ह्यूमन बीइंग है वही सीखता है, जानवर भी सीखता है भाई। अगर कोई क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई गाय एक रास्ते से चल रही है, ठीक है, और उसका पैर फिसल जाता है, नेक्स्ट टाइम जब वो जाएगी तो वो उस गलती से सीख रही है कि नेक्स्ट टाइम मुझे थोड़ा संभल के चलना है क्योंकि ये रास्ता सही नहीं है। इसलिए प्रत्येक जीव सीखता है। और लास्ट है, अधिगम में परिपक्वता, थकान, बीमारी या दवाओं के कारण होने वाले व्यवहारिक जो परिवर्तन होते हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं, ये भी क्या है? करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? देखो, जो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है ये भी राइट है। अगर कोई बच्चा सिर्फ शारीरिक विकास यानी कि मेच्योरिटी के कारण लंबा होकर
क्योंकि लंबाई, कोई लंबा होता है लड़का, कहीं ना कहीं जेनेटिक है ना, उसका पापा मम्मी लंबा होगा हाइट में, तो वो भी लंबा ही होगा। तो अगर कोई बच्चा, ठीक है, सिर्फ शारीरिक विकास के कारण लंबा होकर बास्केटबॉल नेट छू पाता है, अगर वो खेलता है, ग्राउंड में है, 4-5 बच्चे हैं, 4 की हाइट छोटी है और 1 की हाइट लंबी है, तो जो अगर वो बास्केटबॉल खेलना तो वो नेट को छुपाएगा ना, तो ये सीखना नहीं है, ठीक है। क्योंकि सीखना जो है वो प्रैक्टिस है, हमारा एक्सपीरियंस है। सीखना हमेशा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आता है, ना कि कोई अगर हाइट में लंबा है, छोटा है, दिखने में कैसा है, ये सीखने में परिवर्तन नहीं होता है और ये व्यवहार में परिवर्तन भी नहीं कहलाया जाता है। इसलिए कहा गया है अधिगम्य परिपक्वता, थकान, बीमारी। परिपक्वता का मतलब यहाँ पे किससे है, शारीरिक विकास है, ठीक है। कोई लंबा है तो कहीं ना कहीं उसका शारीरिक विकास इस टाइप से बना है ना, चाहे वो उसका जेनेटिक है, चाहे वो नॉर्मल है। कोई थकान है, बीमारी है, दवाओं के कारण होने वाले व्यवहार में परिवर्तन इसमें शामिल नहीं होते हैं सीखने में। तो ऑप्शन यहाँ पे सभी ये क्या है, करेक्ट है। तो 9 का राइट आंसर फिर क्या होगा, तो 9 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यह इसलिए हो सकता है कि, तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है प्रतिभाशाली, बिल्कुल सही है। गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं उनमें वो अलग क्यों है नॉर्मल बच्चे से, अब है तो वो बच्चे है ना, उसकी 2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, 1 कान है, 2 कान है, उसके 1 नाक है, सेम वो नॉर्मल बच्चे की तरह है। लेकिन गिफ्टेड चाइल्ड उसको क्यों कहा गया है, उसमें क्वेश्चन पूछने की क्यूरियोसिटी होती है, वो 1000 बार अपने टीचर से कुछ ना कुछ अटपटे प्रश्न पूछेगा, कभी क्लासरूम में पूछेगा, जहाँ भी मिलेगा वो पूछता है, अपने सीनियर से पूछेगा, दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कस करेगा। तो ये क्या कहलाता है, फिर गिफ्टेड चाइल्ड का एक लक्षण है जिज्ञासा प्रदर्शित करना। बी है धनी परिवार से होना। देखो धनी परिवार से होना, बनावटी होना, उदंड होना, ये जरूरी नहीं है कि जो धनी परिवारों से है वो पढ़ने के लिए इंटेलिजेंट हो गया, गिफ्टेड होगा। तो जो शिक्षा है ना उसका मतलब ये कुछ नहीं है धनी परिवारों से होना या बनावटी या उदंड होना। ये इसके ऑप्शन तीनों ये क्या होंगे, गलत होगा। शिक्षित कोई भी हो सकता है और गिफ्टेड कोई बच्चा भी हो सकता है, चाहे वो साधारण, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी किसी बच्चे में हो सकती है ना, इसमें ये कोई मायने नहीं रखता है कोई धनी परिवार से है उसका बैकग्राउंड क्या है। नेक्स्ट है सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। पूछा क्या गया है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है। फर्स्ट है यहाँ पे एक एक करके देखो, अगर समस्या अलग अलग है तो एज अ टीचर आपका काम है कि आपको प्रत्येक बच्चे के पास जाना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है एक ही समस्या है, तो अगर आप एक एक करके पूछते हैं तो आप क्या है, एक बेवकूफ की तरह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सामूहिक ढंग से, करेक्ट आंसर होगा। समस्या एक ही है तो आप समूह में बैठा के उनकी समस्या को पूछेंगे और उसका हल निकालेंगे। सी है पहले छोटे बच्चों का या पहले बड़े बच्चों से। जब समस्या एक ही है तो सबसे बढ़िया क्या है, सामूहिक ढंग से उनकी समस्या का आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है। तो क्या है यहाँ पे, परिचर्चाओं का आयोजन, बिल्कुल सही है। जितना आपस में डिस्कशन करेंगे बच्चे उतना वो क्या है, मतलब अच्छा संचार कर पाएंगे वो, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, ये भी करेक्ट है। अब कोई बच्चा होता है ना कि उसमें टैलेंट है वैसे बोलने का, लेकिन जैसे ही मंच पे जाएगा वो हकलाता है, वो बोल नहीं पाता है। तो अगर ऐसे में अगर जैसे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होते हैं, बच्चों को बोल दिया जाए कि आइए मंच पे जाइए, स्पीच दीजिए, तो 1-2 बार भले उनको दिक्कत होगी, लेकिन चौथी 5 बार वो बहुत अच्छे से अपने को वहाँ पे प्रेजेंट कर पाएंगे। तो बी भी सही है। सी अंताक्षरी का आयोजन करना, ये भी क्या है, हमारा मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। फर्स्ट है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो सकता है अगर आप इन्वायरमेंटल हम एजुकेशन देते हैं तो उनको नॉलेज तो होगा। बी है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, ये भी सही है। छात्रों का मनोरंजन से, तो इसमें कोई काम नहीं है। डी है छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। केवल बोझ डालने के लिए हम अपने बच्चों को कुछ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं ना, उनका हमको विकास करना, डेवलपमेंट करना है, ना कि बोझ डालना। तो ए और बी में करेक्ट क्या होगा, पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या होना चाहिए कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। ज्ञान यहाँ पे गलत आंसर होगा। ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट है कि इसमें हम बच्चों को एजुकेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, एक रीज़न दे रहे हैं ना हम
कि हम अपने बच्चों को इसलिए ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कल के दिन वो क्या है अपने आसपास गंदगी ना रहे, जो कूड़ा कचरा है उसको एक स्पेसिफिक जगह जहाँ डाला जाता है एक जगह इकट्ठा करें, ठीक है, अपने आसपास प्लांट्स लगाएं। तो इस वजह से हम उनको क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ के तुरंत बाद एक लघु प्रश्नोत्तरी देना इसके लिए उपयोगी है। फर्स्ट है यह विद्यार्थियों को तनाव देता है, देखो ये विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है और विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है और टीचर के लिए भी उपयोगी, क्योंकि दोनों को फीडबैक मिल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों को तुरंत प्रतिक्रिया देता है कि विषय कितना समझ में आया हो। इसको ही क्या कहते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि क्लास के दौरान हो रहा है ना, और इसमें क्या है स्टूडेंट का भी पता चलता है उसको कितनी प्रोग्रेस हुई है, कहीं पे कमी है तो फिर उसका टीचर को फीडबैक देगा, उसकी हेल्प करेगा, और टीचर को भी पता चलता है कि जो मेरी टीचिंग मेथड है वो कितना वर्क कर रहा है। अगर बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो अपने टीचिंग मेथड को फिर चेंज करेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन दे रखा है। फर्स्ट है यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेसिव इवोल्यूशन, छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। बिल्कुल ये क्या है करेक्ट है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन कई प्रकार के होते हैं ना, जैसे अभी बताया फॉर्मेटिव है, समेटिव इवोल्यूशन है, या मूल्यांकन एक ही होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे सीसी ये क्या है बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होना है इस प्रकार से वो असेसमेंट करता है, मतलब कैरिकुलम एक्टिविटी बच्चों की होनी चाहिए, केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है, कक्षा के बाहर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है ये सब असेसमेंट कौन करता है हमारा सीसी। कारण दे रखा है सीसी में छात्र के विकास के सभी पहलुओं यानी कि सर्वांगीण विकास उसका मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ये सब शामिल करने के लिए रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन दोनों शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फिर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। सतत मूल्यांकन में बच्चों का क्या है हम पूरा होल डेवलपमेंट हम उसको कह सकते हैं, सर्वांगीण विकास उसका मेंटली उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है, सोशली, यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चे का डेवलपमेंट इस प्रकार हो रहा है केवल वो क्लास तक सीमित है, वो अगर कल के दिन वो 10 लोगों के सामने खड़ा हो जाएगा, कोई स्पीच देगा तो वो घबरा जाएगा, तो इसी से हम इसी सब चीज़ का इवोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अधिकारों के संदर्भ में NEP 2020 शिक्षा को कैसे वर्णित करता है। तो 16 का आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे केवल, देखो जहाँ पे भी केवल ऑप्शन होगा वो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट है लाभ के लिए प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक सेवा। सी है एक सार्वजनिक सेवा और प्रत्येक बालक का मूल अधिकार, और डी है निजी क्षेत्र का वैकल्पिक और स्वैच्छिक सहयोग। तो 16 का जो सही आंसर है वो क्या होगा हमारा ऑप्शन सी है एक सार्वजनिक सेवा और प्रत्येक बालक का मूल अधिकार, यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहभागी अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। फर्स्ट है विद्यार्थी एक दूसरे का कार्य करके आराम से पास हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे 17 क्या होगा गलत होगा। तो क्यों गलत होगा, देखो जो सहकारी अधिगम है ना हमारा, इसमें क्या है छात्र जो है छोटे छोटे ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, इससे न केवल एकेडमिक सीख बेहतर होती है बल्कि सहयोग की भावना होती है, टीम वर्क को करना सीखते हैं, संवाद कैसे करना है, और लीडरशिप जैसे सोशल स्किल भी इसमें डेवलप या विकसित होते हैं, इसमें जो हमारा सहकारी अधिगम होता है। इसलिए ऑप्शन ए इसलिए यहाँ पे क्या होगा गलत होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन बी, यह सामाजिक कौशल, टीम भावना और अकादमिक उपलब्धि को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है यह शिक्षक के लिए कक्षा को नियंत्रित करना आसान बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह केवल खेल कूद के लिए उपयोगी है, तो मैंने बताया ना जिस ऑप्शन में खेल कूद अच्छी बात है लेकिन केवल एक ऑप्शन नहीं हो सकता ना, खेल कूद में बच्चा क्या है फिजिकली स्ट्रांग होगा लेकिन मेंटली स्ट्रांग करने के लिए उसमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा फिर 17 का, वो होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे एक शिक्षक को छात्रों की त्रुटियों को कैसा देखना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने में विफलता के संकेतक के रूप में, ये ऑप्शन क्या होगा गलत होगा, क्योंकि गलती को विफलता मानना एक निगेटिव अप्रोच है, और जब तक बच्चा गलतियां नहीं करता है वो कैसे सीख पाएगा नई चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। गलतियां जो है वो सीखने की प्रक्रिया का एक अटूट हिस्सा होता है, और कोई भी नई चीज़ बिना गलती के नहीं सीखी जा सकती है, कभी भी नहीं।
नेक्स्ट ऑप्शन है छात्र की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले अवसर। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो भी क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। क्योंकि गलतियों का विश्लेषण करने से शिक्षक को क्या पता चलता है कि बच्चा कहाँ और क्यों गलत सोच रहा है, और फिर उसकी सोच को बदलेगा ना, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, और अधिगम हमको कौन करवाता है, हमारा टीचर। तो यहाँ पे ये भी सही होगा। और डी है तत्काल ठीक की जाने वाली और दंडित की जाने वाली गलतियां। तो लास्ट ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि दंड देने से बच्चा सीखने के बजाय गलती छिपाने लगेगा और ये हैबिट उसकी लाइफ टाइम तक बनी रहेगी। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 18 का ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का कक्षा में क्या निहितार्थ है। फर्स्ट है सभी छात्रों को मानकीकृत तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, बच्चा डर जाता है और अगर उसके अंदर डर पैदा हो गया तो वो कुछ नहीं सीख पाता है। इसलिए टीचर के नाते आपको अपने बच्चे को क्या है, लचीले ढंग से पढ़ाना चाहिए, ना कि मानकीकृत तरीके से। नेक्स्ट है शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। ये करेक्ट होगा, तब जाके आपकी क्लास क्या है, इंटरेस्टेड बनती है, जब आप डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी कराते हैं या डिफरेंट टाइप की टीचिंग मेथड का यूज करते हैं अपने बच्चों के लिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन में विविध प्रकार के कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए जो विभिन्न बुद्धियों को दर्शाते हों। ये भी यहाँ पे सही है, मतलब सेकंड और थर्ड है 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे होगा फिर करेक्ट। नेक्स्ट है आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार होगा। क्या है इसका राइट आंसर 20 का, वो है आपका ऑप्शन ए दीक्षा। इसका फुल फॉर्म क्या है दीक्षा का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। और भारत सरकार की एक क्या है, प्रमुख पहल है जो सभी कक्षाओं और विषयों के लिए एक उच्च गुणवत्ता यानी कि एक हाई क्वालिटी का एजुकेशन हमको प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 नो हार्ड सेपरेशन की अवधारणा को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है। इसका क्या आशय है। फर्स्ट है ग्रामीण शहरी शिक्षा के बीच विभाजन बना रहना चाहिए। देखो जहाँ भी विभाजन की बात होगी वो हमेशा गलत होगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के अपोजिट हम जा रहे हैं, और यहाँ पे नो हार्ड सेपरेशन की बात हो रही है तो विभाजन फिर हमेशा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अकादमिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम क्षेत्रों के बीच कठोर विभाजन समाप्त करना। ये क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, जहाँ भी विभाजन है उसको समाप्त करना और सबको एक जैसी और उनकी नीड के अनुसार क्या है समान एजुकेशन प्रोवाइड करना। केवल विज्ञान और गणित अनिवार्य हो, बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल ये भी क्या है गलत होगा। केवल जिस ऑप्शन में भी आएगा, क्योंकि बच्चे का विकास केवल विज्ञान पढ़ने से नहीं होगा, ना ही केवल गणित पढ़ने से होगा ना। लास्ट है विभिन्न जाति समुदाय समूह अलग अलग पढ़े, ये भी क्या है गलत होगा, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना। उसमें कोई किस बच्चे की क्या जाति है, वो किस बैकग्राउंड से आता है, ये मैटर नहीं करता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, यदि कोई छात्र लगातार कक्षा में देर से आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है उसे कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति ना दें। ये ऑप्शन क्या होगा गलत होगा। इस टाइप के कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमको सबसे पहले क्या है बच्चे को बिठा के प्यार से पूछना चाहिए और फिर जो क्या प्रॉब्लम है उसको सुन के उसका निवारण करना चाहिए, ना कि प्रवेश करने की अनुमति ही ना दे। इससे बच्चा डर जाएगा और कल से हो सकता है स्कूल ही छोड़ दे। नेक्स्ट है माता पिता से शिकायत करें। तो एज ए टीचर आप में अगर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि अपने बच्चे की गलतियों को आप सुन पा रहे हैं, या अगर वो देर से आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, आप अगर जान ही नहीं पाते हैं, सीधे आप अपने क्या है अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स को शिकायत करते हैं, तो ये टीचर होने के नाते आप अच्छा काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सी है कारण जानने। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डीएलएड में घुमा फिरा के, ठीक है, कि आपकी क्लास में कोई बच्चा उद्दंडता करता है, कोई बच्चा लेट से आता है या कोई क्लास से भाग जाता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो हमेशा क्या होगा कि आप कारण जानेंगे और तब उसकी हेल्प करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। कारण जानने का प्रयास करें और सहायता प्रदान करें। अब देखो कोई बच्चा क्या है लगातार वो देर से आ रहा है ना, हो सकता है उसका उस दिन कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया हो सकता है वो थोड़ा बीमार है, हो सकता है रास्ता टूट जाता है, बारिश का अगर मौसम है तो वो ये भी हो सकता है घर में कोई बीमार है ना। तो हमको ना ही बच्चे को कोई पनिशमेंट देनी है, ना ही कुछ ऐसा काम करना है कि बच्चा थोड़ा क्या है हिचकिचाए या अपने टीचर से वो अपने फिर मन की बात कह ही ना पाए। तो कारण जानना है, ना कि माता पिता से शिकायत करना या प्रवेश करने की अनुमति देना या सबके सामने दंडित करने से उसका आत्मविश्वास फिर वो हो जाता है ना, कम हो जाता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक पद्धति शिक्षण सहायक सामग्री को निम्नलिखित में वर्गीकृत करती है। तो किस में वर्गीकृत करती है? 23 का जो राइट आंसर होगा वहाँ पे ये होगा ऑप्शन सी। क्योंकि देखो फर्स्ट में क्या है, श्रव्य सहायक सामग्री और दृश्य सहायक सामग्री है, तो ये सभी क्या है, पारंपरिक पद्धति शिक्षण सहायक सामग्री है। ये भी है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री और क्रियात्मक सहायक सामग्री, लेकिन ऑप्शन सी में ये सब इंक्लूड कर रखे हैं। श्रव्य सहायक सामग्री हो गया, ठीक है, दृश्य सहायक सामग्री हो गया हमारा, क्रियात्मक सहायक सामग्री। यहाँ पे 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। और क्या क्या दे रखे हैं तो इसको भी थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। देखो जो श्रव्य, यहाँ पे क्या है, ये श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कौन से होते हैं हमारी? केवल श्रव्य, ये है आपका रेडियो टेप रिकॉर्डर, ये होता है हमारा श्रव्य। नेक्स्ट होता है विजुअल एड्स या दृश्य एड्स, जो होते हैं वो चार्ट होता है, मानचित्र मॉडल होता है। नेक्स्ट होता है ऑडियो विजुअल, जिनको हम देख पाते हैं और सुन पाते हैं, हमारा टीवी हो गया, फिल्म, कंप्यूटर, ठीक है। लास्ट है यहाँ पे क्रियात्मक एक्टिविटी, इसमें क्या होता है आपका भ्रमण आ गया, कोई आप प्रैक्टिकल करते हैं, कोई आप रोल प्ले करते हैं, ये आता हमारा क्रियात्मक सहायक सामग्री यानी कि एक्टिविटी एड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? क्वेश्चन जो इससे पहले क्वेश्चन था कि कोई बच्चा लेट आता है, उससे मिलता जुलता है, ठीक है। ऑप्शन है उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना, ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए ना, कि बच्चा क्या है सुधरे भी हो, बच्चा दूसरी बार ये मिस्टेक ना करे। ये कोई ऑप्शन नहीं रहता ना कि हम उनको विद्यालय से निकालते हैं। बी है उन विद्यार्थियों को पृथक करना। सी है अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना, तो ये तो आप फिर ये दिखावा कर रहे हैं ना कि मैं टीचर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। डी है, जो बी है उन विद्यार्थियों को पृथक करना भी क्या है, टीचिंग में ये सही नहीं है ना, कि बच्चों को अलग अलग बिठाना। वो हो सकता है ना कि फिर वो और ज़्यादा डर जाएं, या अगर आप उनको उनके दोस्त से अलग करते हैं तो वो इतना हतोत्साहित होंगे कि पढ़ने में फिर और ही ध्यान दे, तो और टीचर के लिए फिर और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होगा, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना चाहिए। कोई बच्चा गलती करे तो थोड़ा रुको, कहीं ना कहीं बच्चे को भी तो एक टाइम पे रियलाइज होता है ना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसलिए 24 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य। देखो प्रधानाचार्य के पास वो कितना रहता है, और प्रधानाचार्य को नहीं पढ़ाता है ना, वो जो जिसके साथ जितना रहेगा वो उस व्यक्ति को उतना ज़्यादा जानेगा ना। और टीचर सबसे ज़्यादा किसके साथ रहते हैं, अपने शिष्यों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ। तो इसलिए उसका स्टूडेंट ही उसको सबसे अच्छे से उसका मूल्यांकन करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। लक्ष्य ऊंचा रखना बिल्कुल सही है। पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना। अब बच्चा प्लेग्राउंड में जाता है, 1000 बार वहाँ पे हारता है, लेकिन फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे काम पूरा करके ही दम लेना, ये भी सही है। अगर बच्चा कुछ चीज़, अब सीधी सी बात है, कोई बच्चा पेपर में बैठता है, जब तक पूरा पेपर उसने सॉल्व नहीं किया है तब तक वो दम नहीं पीछे करता ना, अपना पूरा 100% देता है ना वो। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण की प्रक्रिया में पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों को डराना तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है, वांछित व्यवहार या सीखने को मजबूत करना। नेक्स्ट है, कक्षा में शोरगुल बढ़ाना या पाठ्य पुस्तक को दोहराना। ऑप्शन बी यहाँ पे फिर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आप अपनी कक्षा में एक इकाई परीक्षण यानी कि यूनिट टेस्ट का मूल्यांकन कर रहे हैं और पाते हैं कि अधिकांश छात्रों ने एक विशेष अवधारणा पर खराब प्रदर्शन किया है। आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? फर्स्ट है, उन छात्रों को दंडित करना जिन्होंने खराब प्रदर्शन किया। देखो खराब प्रदर्शन वो क्यों कर रहे हैं, आपने खराब प्रदर्शन से उनको सिखाए हैं, तब जाके वो वही करेंगे ना। वो जो आप सिखाएंगे क्लास में वो वही करेंगे, या टेस्ट में वो वही करेंगे। तो स्टूडेंट की कभी गलती हो ही नहीं सकती है। स्टूडेंट फेल होता है, वो भी एक टीचर की गलती है कि उसने उसको सही ढंग से सही टाइम पर एजुकेशन नहीं दिया है। नेक्स्ट, उस अवधारणा को एक अलग शिक्षण विधि का उपयोग करके फिर से पढ़ाना यहाँ पे करेक्ट होगा। आप न्यू क्या है, आप अलग अलग टीचिंग मेथड है ना, तो न्यू टीचिंग मेथड के द्वारा आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ना कि उन पे ये फोर्स डालेंगे कि आपने पढ़ा नहीं या आपका खराब प्रदर्शन रहा है। हमेशा टीचर की ऐसी सिचुएशन में हमेशा टीचर की ही गलती होती है, ना कि स्टूडेंट की। नेक्स्ट है, अगले अध्याय पर आगे बढ़ना ताकि पाठ्यक्रम पूरा हो। तो देखो बच्चे का अगर प्रीवियस नॉलेज या बेस उसका क्लियर नहीं है तो आगे जाके वो करेगा क्या फिर, ठीक है। हमेशा वो फिर क्या है,
असमंजस में रहेगा कि ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इस यूनिट टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था, क्यों किया था, कैसे किया था। उसके माइंड में कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अगर उसका बेस क्लियर नहीं है। नेक्स्ट, छात्रों को अवधारणाओं को स्वयं सीखने के लिए, देखो स्वयं तो सीखते हैं, ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट टेस्ट का मूल्यांकन अगर आप कर रहे हैं और सब बच्चों ने एक जैसी गलतियां की है, तो सब बच्चों की अगर एक जैसी गलतियां हैं सब बच्चे गलत तो बिल्कुल नहीं हो सकते ना। यहाँ पे क्या है, केवल टीचर ही गलत कहलाएगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैरिकुलम और सिलेबस के बीच में क्या अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम अधिक व्यापक है और इसमें सभी शैक्षिक अनुभव शामिल है। करेक्ट आंसर होगा ये, क्योंकि कैरिकुलम में सभी सब्जेक्ट। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीएलएड के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको जाना अपने गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों jardhariclasses.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट, और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000+ दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीएलएड 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीएलएड के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ, यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों ये आपके उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है, जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण साबित करेगी, आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in।